तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन का, तो कोलन क्लासिफिकेशन के कौन से एडिशन लगभग मुक्त पक्षात्मक यानी कि ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड पद्धति के अंतर्गत आते हैं। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के कौन से जो संस्करण हैं वो लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति या फिर ऑलमोस्ट फ्रीली वेस्टेड पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो सीसी की बात करें तो सीसी का जो चौथा, पांचवा और छठा संस्करण, सीसी का चौथा, पांचवा और जो छठा संस्करण है वो आपके लगभग मुक्त पद्धति के अंतर्गत आते हैं। चौथे संस्करण का प्रकाशन 1952 में, पांचवें का 57 में किया गया था 1957 में, और छठा संस्करण है वो 1960 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद छठा जो रिवाइज एडिशन है वो भी आपका प्रकाशित किया गया था, रिवाइज एडिशन था वो छठा, और वो आपका 1963 में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम जो सातवां संस्करण है वो 1987 में। पहला संस्करण आया था 1933 में, उसके बाद दूसरा जो संस्करण है वो 1939 में, और तीसरा 1950 में। तो टोटल जो 7 संस्करण है वो आपके कोलन क्लासिफिकेशन के जारी हो चुके हैं, और ये चौथे, पांचवें और जो छठा संस्करण है वो आपका लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सीसी का कौन सा संस्करण पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति? पहले फ्रीली फेस्टेड के अंतर्गत कौन सा संस्करण आएगा? तो ये आपका 7वां एडिशन आएगा। सीसी का अंतिम जो 7वां एडिशन है आपका पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आएगा। 1987 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य एकलों कॉमन आइसोलेट्स में किस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? कॉमन आइसोलेट्स आपको 2 प्रकार के बताए हैं। कॉमन आइसोलेट्स यानी कि सामान्य, और जो विशेष आपके एकल हैं वो स्पेशल। तो सामान्य एकलों में रोमन स्मॉल लेटर्स, ये जो रोमन स्मॉल लेटर्स है इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्य एकलों में रोमन स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, और ये सीसी के फर्स्ट एडिशन के अंतर्गत भी इन्हीं अक्षरों का आपका प्रयोग है वो किया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार के सामान्य एकल बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग में लाए जाते हैं? सामान्य एकल आपके 2 प्रकार के हैं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल और पश्चवर्ती सामान्य एकल। पूर्ववर्ती सामान्य एकल यानी कि एशियाई एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, और पश्चवर्ती सामान्य एकल यानी कि पीसीआई पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। तो बिना किसी एक योजक चिन्ह के हम जो पूर्ववर्ती सामान्य एकल है एशियाई एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स का प्रयोग किया जाता है बिना किसी योजक चिन्ह के। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, और 1933 में ये आपका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था सीसी का। तो इसमें 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये कितने? 3 खंडों में थे, और इसमें 3 खंड कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो खंड यानी कि वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें भूमिका थी आपकी इंट्रोडक्शन, 127 पेजेस का ये आपका इसमें भूमिका या इंट्रोडक्शन थी। दूसरा जो खंड था इसमें अनुसूचियां, शेड्यूल्स दिए गए स्पर्श थे इसमें आपके। और थर्ड जो आपका खंड है उसमें अनुक्रमणी यानी कि इंडेक्स है वो दी गई थी, और ये 45 पेजों में दी गई थी। इस प्रकार 3 खंडों में आपका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था।
और ये टोटल जो पेजेस की बात करें तो टोटल है 307 पेजेस में ये आपका प्रकाशन हुआ था इसका पहले संस्करण का। 127 पेजेस की आपकी भूमिका थी, 135 पेजेस की आपके शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां थी, और इंडेक्सेस थी आपकी 45 पेजेस की। टोटल 307 पेजेस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीसी के किस संस्करण में पीएमएसटी यानी कि 5 मूलभूत श्रेणियां भी है पीएमईएसटी की अवधारणा का विकास हुआ था? तो सीसी का जो दूसरा संस्करण है 1939 में जो प्रकाशित किया गया था, उसमें आपके जो या पीएमईएसटी का प्रयोग किया गया था, विकास हुआ था। पीएमईएसटी में बात करें तो पी से आज से यहाँ पर है जो व्यक्तित्व है, एम से मैटर, ई से आपकी एनर्जी ऊर्जा, और एस से आपका स्पेस यानी स्थान, और टी से आपका टाइम हो गया। पी से पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व है, एम से मैटर पदार्थ, ई से आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एस की बात करें तो एस से स्पेस यानी कि स्थान, और टी से टाइम यानी कि समय। तो ये 5 मूलभूत श्रेणियां थी जिनका प्रकाशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ही सीसी के सेकंड एडिशन में किया गया था। इनका विकास 1939 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों को मुख्य रूप से कितनी प्रजातियों में बांटा गया है? पुस्तकालय जो वर्गीकरण है उसमें जो पद्धतियां प्रयोग में लाई गई है उनको कितने प्रकार की प्रजातियों में मुख्य रूप से बांटा गया है? तो मुख्य रूप से बात करें तो 2 ही प्रजातियों में इन्हें बांटा गया है। कितनी? 2 प्रजातियों में। सबसे पहले परिगणनात्मक पद्धति और दूसरी आपकी पक्षात्मक। परिगणनात्मक पद्धति यानी कि एन्यूमरेटिव स्कीम, और दूसरी पक्षात्मक यानी कि फेस्टेड स्कीम। तो इन दोनों में बांटी गई है ये वर्गीकरण पद्धति है वो मुख्य रूप से। नेक्स्ट है आपका, सीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल नाम दिया गया था? सामान्य एकल नाम है वो कोलन क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण में रखा गया था? इससे पहले जो इसका नाम था वो सामान्य उपविभाजन था। सर्वप्रथम इसका जो नाम था वो क्या था? सामान्य उपविभाजन, कॉमन सब डिवीजन। इंग्लिश में लिख ले भाई, कॉमन सब डिवीजन पहले इसका नाम था। इसके बाद इसे कॉमन आइसोलेट्स नाम दिया गया, और ये कोलन क्लासिफिकेशन के आपके 5वें संस्करण जो 1957 में प्रकाशित हुआ था उसमें ये नाम आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में सामान्य एकल कहलाते थे। ये आ गया भाई, सामान्य एकल है वो सीसी के पहले संस्करण में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये सामान्य उपविभाजन, कॉमन सब डिवीजन। उसके बाद 5वें संस्करण से इनका नाम क्या रखा गया? तो इनका नाम कॉमन आइसोलेट्स यानी कि सामान्य एकल रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? कोलन क्लासिफिकेशन में अंकन किस प्रकार के जो अंकन है उसका प्रयोग किया जाता है? तो कोलन क्लासिफिकेशन में जो मिश्रित अंकन, मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। सीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो डीडीसी और यूडीसी है उसमें आपके शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अंकन का प्रयोग आपके कोलन क्लासिफिकेशन में किया, जबकि जो डीडीसी और यूडीसी है उसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीसी के किस संस्करण में ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया था? ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में किया गया था? ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया था?
तो ये दूसरे संस्करण में इसका प्रयोग किया गया था डेल्टा अक्षर का। डेल्टा अक्षर, ये डेल्टा अक्षर है। और ये जो प्रकाशन हुआ था इसका 1939 में, सीसी के दूसरे संस्करण का प्रकाशन है 1939 में आपके दूसरे संस्करण का प्रकाशन हुआ था। और इसमें जो आपके ग्रीक अक्षर डेल्टा है उसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार का अक्षर है भाई। नेक्स्ट है, सीसी के किस संस्करण में हाइफन का प्रयोग किया गया था? हाइफन चिन्ह, हाइफन चिन्ह का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया? तो सीसी का जो तीसरा संस्करण है उसमें हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया था। और ये तीसरा संस्करण 1950 में आपका प्रकाशित किया गया था। कब है? 1950 में। दूसरे में डेल्टा अक्षर का और तीसरे में हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलसीसी किस प्रकार की पद्धति है? एलसीसी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, वो किस प्रकार की पद्धति है? तो ये आपकी शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। शुद्ध या कहीं पर ये विशुद्ध परिगणनात्मक, दोनों ही एक ही बात है। शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है ये, प्योरली एन्यूमरेटिव स्कीम है ये। इसके अलावा जो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन वो भी आपकी शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। और इसका विकास 1961 में किया गया था राइडर्स का। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसी पद्धति में मुख्य वर्गों के क्रम आधारित है। किस पर आधारित है भाई? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों के क्रम आधारित है, तो ज्ञान के विकास क्रम पर आधारित है भाई। सीसी में मुख्य वर्गों का क्रम 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किया गया था। और ये सीए कटर यानी कि चार्ल्स एमी कटर द्वारा इसका विकास है वो किया गया था। क्या हुआ भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताएं, आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार बताएं भाई, सही से आवाज है वो आपके आ रही है या फिर नहीं? जल्दी बताएं भी। आ रही है, ठीक है भाई। 1891 में सी कटर द्वारा इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्कार भाई, डॉक्टर रंगनाथन ने कितने प्रकार के सामान्य एकल बताए हैं? कॉमन आइसोलेट्स। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के कॉमन आइसोलेट्स बताए गए हैं? तो 2 प्रकार के जो आइसोलेट्स है वो बताए गए हैं। आपका हो गया पूर्ववर्ती सामान्य एकल यानी कि एशियाई एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, एशियाई हो गया। दूसरा आपका पीसीआई यानी कि पश्चवर्ती या पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, एशियाई और पीसीआई। इनमें से बात करें तो आपका जो एशियाई है पूर्ववर्ती सामान्य एकल या एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, उसका प्रयोग हम बिना किसी योजक चिन्ह के करेंगे। एशियाई का प्रयोग है वो बिना किसी योजक चिन्ह के किया जाएगा। एक बार सभी शेयर कर दें भाई, शेयर जरूर कर दें आप। नेक्स्ट है, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड संस्करण, दूसरा संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? दूसरा संस्करण कोलन क्लासिफिकेशन का कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था दूसरा संस्करण। दूसरे संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था भाई? जल्दी बताएं, प्रकाशन बता दें एक बार। कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे संस्करण का प्रकाशन बताएं, किस वर्ष किया गया था? 4 खंडों में इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन आपको वर्ष बताना है।
कौन से वर्ष में इसका जो प्रकाशन है वो सीसी का किया था? वेरी गुड भी मुकेश कुमार, सभी बताएं एक बार। तो 1939 सही है भाई। 1939 में सेकंड संस्करण का प्रकाशन किया गया, प्रथम 1933 में और दूसरा 1939 में। चार खंड कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले जो खंड है आपका वो है रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के नियम है इसमें। शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास के लिए। तीसरा आपका इंडेक्स अनुक्रमणिका, और चौथा आपका एग्जाम्पल फॉर क्लासिक डिवाइस विद क्लास नंबर। तो ये चार खंडों में दूसरे संस्करण का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन है सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में मूल वर्ग के लिए पक्ष परिसूत्र फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था की गई थी? तो फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था कोलन क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में की गई थी। तीसरे संस्करण का प्रकाशन 1950 में किया गया था, और इसी संस्करण में जो डैश चिन्ह और जो हाइफन चिन्ह है, इन दोनों चिन्हों का प्रयोग शुरू हुआ था। तीसरे संस्करण में हाइफन और डैश चिन्ह का प्रयोग शुरू किया गया था। तीसरे संस्करण में ही पक्ष परिसूत्र फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी किस प्रकार की पद्धति है? तो यूडीसी है वो लगभग पक्षात्मक पद्धति है, ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम है ये आपकी यूडीसी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। इसके प्रकाशन की बात करें तो 1905 में इसका प्रकाशन किया गया था। यूडीसी का प्रकाशन है 1905 में। हेनरी लो फोंटेन एवं पोल ओटलेट द्वारा इस यूडीसी पद्धति का प्रकाशन है वो 1905 में किया गया था, और ये एक प्रकार की क्या है, लगभग पक्षात्मक यानी कि ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम है। अगला क्वेश्चन है निम्न वर्गीकरण पद्धतियों में मुख्य वर्गों का क्रम ज्ञान पर आधारित है, यानी कि किस ज्ञान पर आधारित है? यहाँ पर ज्ञान दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपकी वर्गीकरण पद्धतियां हैं वो दी गई है। तो विकास क्रम पर जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, क्रम ज्ञान के विकास क्रम पर आधारित है। वैज्ञानिक आरोहण पर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि आपकी जो विषय वर्गीकरण पद्धति है वो वैज्ञानिक आरोहण ज्ञान पर आधारित है, जबकि जो बीसी यानी बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति है वो आपकी वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सर्वसम्मति पर आधारित है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आपकी किस पर है? विकास क्रम पर। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपकी वैज्ञानिक आरोहण पर, और बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति आपकी वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सर्वसम्मति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है डीडीसी और एससी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? डीडीसी 1876 में मेलविल डेवी और ये 1906 में जेडी ब्राउन द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था, और ये दोनों ही आपकी लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। किस प्रकार की है? लगभग परिगणनात्मक पद्धति। नेक्स्ट है स्थिर समुच्चय कितने भागों में विभाजित है? विषय का प्रकार है ये भी। स्थिर समुच्चय विषय की विधि है, ये कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में है ये। कितने? 3 भागों में विभाजित है ये स्थिर समुच्चय, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
और ये 1971 में से बांटा गया था। स्थिल समुच्चय के जो 3 भाग थे वो 1971 में बांटा गया था। इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में विषय निर्माण की विधियों का सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था वो 1950 में किया गया था, और उसमें स्थिल समुच्चय विधि का भी निर्माण किया गया था, लेकिन 1971 में से 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।